जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और हाजिर है आज आपके सामने एक नए फिजिक्स के लेक्चर में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो स्वाभाविक बात है कि आज जो है उसी सिलसिला को आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले क्लास में हमने जो बातें आपको बताया था उसको थोड़ा सा एक बार दोबारा जो है दोहरा लेते हैं। एक हम लोगों ने सिस्टम ऑफ चार्ज बनाया था जिसमें दो चार्ज होते थे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा निगेटिव चार्ज, और ये दोनों को कुछ दूरी से सेपरेट किया जाता था। ये हमारा व्यवस्था था, ठीक ना। तो बेसिकली जब इसको आप सेपरेट करते हैं तो कुछ दूरी से आप इसको अलग करते हैं, 12 हम लोगों ने डिस्टेंस माना था। तो ये जो सिस्टम बन गया, इस सिस्टम का नाम हम लोगों ने डाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। ये हम लोगों ने इस सिस्टम का नाम दिया था। चार्ज का ये जो निकाय है, इस निकाय का नाम हम लोगों ने डाला था क्या? विद्युत द्विध्रुव। और इस निकाय का जो अपना स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और उसे हम लोगों ने डिनोट किया था पी से, और पी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था क्यू इंटू 12। ये हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी मुद्दा पर बात किया था और ये फॉर्मूला आपको दिया गया था। इसके अलावा हम लोग इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग पॉइंट पे, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने का प्रक्रिया शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया था कि अगर इसके एक्सिस पर आप लेफ्ट या राइट कहीं भी चले जाओ तो इसको बोले थे एक्जियल पोजीशन, इसके मिडिल से ठीक ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ तो उसको बोलते इक्वाटोरियल पोजीशन, है ना। और बाकी इन दोनों को छोड़ के कहीं भी रखो तो उसको लोग एट एनी पोजीशन वैसे हम नाम दे रहे हैं, समझे ना। एनी पोजीशन का मतलब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एनी पोजीशन एक जनरल फार्मूला देगा जिसके तहत जो है ना आप बाकी फार्मूला को आप कैलकुलेट कर सकते हो। या अदर कोई भी पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र निकालने का जब प्रश्न किया जाएगा तो उन प्रश्नों का आप जवाब इजी वे में दे सकते हो। तो वो एक लास्ट था। दो पोजीशन हम मूल रूप से बात कर रहे थे कि एक एक्जियल पोजीशन पर, और इसके लिए पिछले क्लास में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर अक्षीय बिंदु पर आपसे पूछा जाए कि बताइए विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होगा, एक्जियल पोजीशन के लिए जो बात आपको हमने बताया है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तैयार कर लीजिएगा, क्या आपका बीच में गैप था तो स्वाभाविक तौर पे अगर आपने सीरियसली तैयारी किया है तो उसको तैयार आपका हो गया होगा। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एक्जियल लिख दिया, अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 2p/r⁻³ ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में डिराइव किया था एक्जियल पोजीशन के लिए, है ना। तो ये बात हमारा हो चुका है, इतना तक हम लोगों ने बात कर रखा है। तो एक्जियल पोजीशन पर आप निकाल चुके हो। आज आपको सीखना है इक्वेटोरियल पोजीशन, और साथ में वो एनी पोजीशन के लिए जो एक जनरल फॉर्मूला होता है उसको भी हमें आज ही सीख लेना है। तो आज का जो अपना लेक्चर होगा मूल रूप से दो पॉइंट पर आधारित होगा, जिसमें हमें निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन दो पोजीशन पर हमें निकालना है। एक जो अपना पोजीशन होगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसी को नाम देते हैं। हिंदी में इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ये जो परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे कोई भी पॉइंट पर जब आप विद्युत क्षेत्र निकालते हो ना, इस पोजीशन का नाम होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो ये निरक्षीय स्थिति है और इस स्थिति पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला अभी डिराइव करना है, यानी उस फॉर्मूला का व्यंजक प्राप्त करना है अभी हमें, है ना। और ऐसा फॉर्मूला का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको जब बोर्ड देता है तो उस समय आपको इसके लिए 5 नंबर मिलते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इजी है, आसानी से सीखा जा सकता है, कम मेहनत में इसको सीखा जा सकता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको, वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, आपका परीक्षा जो है लिखित होने वाला होता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये तो तैयार हो जाएगा बहुत कम समय में ही, लेकिन साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के बाद ये होगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा
राइटिंग वगैरह भी ठीक रहेगा, ठीक ना। इसीलिए आप उसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आ जाइए अपने मूल पोजीशन, मूल जो अपना कार्य है उसके ऊपर में। देखो तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। जैसा कि पिछले क्लास में सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहला काम तो यह है कि विद्युत द्विध्रुव बना ले हम लोग। और विद्युत द्विध्रुव बनाने में हमें करना क्या है, तो दो चार्ज को कुछ दूरी से पहले सेपरेट कर लेना है। दो चार्ज ले लो, एक यहाँ पर अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज लेते हो तो इधर आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव क्यू चार्ज। जो भी चार्ज का वैल्यू लेना चाहो आप ले सकते हो, कैपिटल क्यू लेना चाहो, स्मॉल क्यू, जो भी लेना चाहो। बस खाली याद ये रखना कि एक प्लस में लिए हो तो एक माइनस में, और दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, दोनों का जो मात्रा है वो बराबर होना चाहिए। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। तो ये तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया, क्योंकि हमको इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें पहले तो ये चाहिए, मेन रिक्वायरमेंट ये है, आ गया। अच्छा, इसको हम लोग कितना दूरी से अलग रखते थे, तो अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम लोगों ने 2L डिस्टेंस से अलग रखा था, और उसका रीजन था कैलकुलेशन, कि अगर 12 दूरी से अलग रखते हो तो कैलकुलेशन करने में आपको सुविधा होगा। अब इसके मिडिल पोजीशन से, चूंकि सारा कैलकुलेशन मिडिल से होता है, तो इसके मिडिल पोजीशन से ठीक ऊपर चले जाओ और कोई भी पॉइंट आप ले लो। इस पॉइंट को आप इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसी को निरक्षीय स्थिति जो है आप बोल सकते हो, है ना। तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा, जो भी पॉइंट यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं निरक्षीय स्थिति। और इस स्थिति पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहां तक बात समझ पा रहे हो। देखो मूल रूप से डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। हम डायग्राम बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा एक एक स्टेप करके तोड़ करके आपको समझा रहे हैं, ताकि आप एक बार में ये बात समझ जाओ, है ना। तो ध्यान से इसको देखना। पहली बात तो आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेना है। हमने बना लिया, ए बी नाम दे देते हैं हम इसका, ठीक है। माना कि ए बी जो है एक विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव का एक पोजीशन आप बीच में ओ ले लो, और एक पॉइंट यहाँ पर जो आप लिए हो, इस पॉइंट का भी नाम आप कुछ डाल देना, पी डाल दो। चलो इसका नाम हम पी डाल देते हैं, है ना। अच्छा, इस पोजीशन पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जब भी काम करेगा तो दो चार्ज है तो दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे काम करेगा, और विद्युत क्षेत्र जब भी जाएगा तो इस चार्ज के, माने चार्ज का जो पॉइंट जो है इस पॉइंट से होकर के गुजरते हुए जाएगा। और अगर माइनस के कारण भी जाएगा तो उसके कारण भी तुम्हारा ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हम आपको बताए हैं, ये बात जो है स्पष्ट तौर पे बताए हैं, कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसी लाइन पर बाहर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी यहाँ पर है ना, तो इसको बी कर लेना। बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अच्छा, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से अंदर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और क्यों होगा ये बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ होगा, पॉजिटिव के कारण बाहर के तरफ होगा, लेकिन इस लाइन के अलोंग ही होगा, माने आरे तिरछे ही होगा, ऐसे होगा। ये बात आप समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है, और वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, निरक्षीय स्थिति पर, तो महत्वपूर्ण बातें जो है डायग्राम को ड्रॉ करना, ये बातें आपको समझ में अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का है। अगर आप डायग्राम बढ़िया से देख लोगे तो डायग्राम जब आप बना लोगे तो इसी के तहत जो है आगे का काम हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी बातें इस पर करना बाकी रह गया है। देखो तो यहाँ पर आप देख लो पॉइंट पी बना, पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक बी के वजह से इधर, एक ए के वजह से इधर। यहाँ पर बार बार जो है ये नाम लिखने में मिस्टेक कर देते, ये चीजें आपको इंप्रूव कर लेना है। ई ए है, यहाँ पर ई बी है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। एक पॉइंट पर कितने विद्युत क्षेत्र आए, दो, लेकिन हमको नेट वैल्यू चाहिए ना। तो नेट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ऐसा मान सकते हो कि इसका एंगल जो है वो थीटा है, इसका एंगल जो है वो थीटा है, और आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दे रखा होगा। और अगर आप गौर करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस एल है, और ये भी एल है, 2L है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा।
और ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे ना P से लेकर के B तक और P से लेकर के A तक, दोनों डिस्टेंस सेम आएगा और इसका वैल्यू होगा आपका r² प्लस l²। गौर करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका वैल्यू r ये दिया रहेगा और ये वाला वैल्यू आपको जो देगा वो कितना होगा, l। तो इन दोनों को लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, r² प्लस l²। तो ये डिस्टेंस होगा। अच्छा, इधर वाला भी डिस्टेंस जो है आपका वही होगा, तो हम इधर दर्शा नहीं रहे हैं, बात समझे, लेकिन आप ध्यान रखना जो डिस्टेंस ये है वही इधर भी होगा। अच्छा, अब आते हैं, चूंकि हमने इसको थीटा माना है तो थीटा बाद में हमको साइड करना पड़ेगा। चलिए, थीटा अगर आप माने हो तो जरा गौर करना, यहाँ पर हम थीटा मान करके बेसिकली करने वाले क्या है कि हमारा ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको कंपोनेंट अलग अलग निकालना है। देखो, अगर ये थीटा है, ध्यान से देखना, तो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन को ये काट रहा है। तो अगर ये थीटा है तो गौर करना आप लोग, ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी थीटा होगा। फिर दो एंगल को ये अगर काट रहा है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये जो रास्ता है ये काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? तो बेसिकली अगर आप गौर करोगे तो EA, ये जो A जो है ना, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, है ना, इसका नाम जो है थोड़ा सा आपको फिर से दर्शा करके दिखा दे रहे हैं। ये था तुम्हारा B और ये तुम्हारा क्या था, A। ये जो A है ना, वो ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका जो जाएगा वो इस पर जाएगा और एक कंपोनेंट जो इसका जाएगा वो इस पर जाएगा। ठीक है, एक कंपोनेंट इस पर जाएगा। तो हम अलग कलर से इसको दर्शा लेते हैं। देखो, तो एक कंपोनेंट जो इधर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे EA साइन थीटा। थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट जो होता है उसमें साइन लेते हो। अच्छा, इस वाले कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे EA कॉस थीटा। ये जो है दो कंपोनेंट बनाएगा ना, ऐसे करके बना हुआ है, और आपका यहां से EA है और ये एंगल थीटा है। इसके साथ वाला जो कंपोनेंट आएगा इसको क्या बोलोगे, वेक्टर के नियम के अनुसार से ये EA कॉस थीटा बनाएगा और ये जो आएगा वो EA साइन थीटा बनाएगा। क्या कुछ ऐसा ही बनाएगा? अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तो हमने इसका जो है EA का यही दो कंपोनेंट तोड़ करके ऐसे रख दिया है। अच्छा, इसका भी तो दो कंपोनेंट आएगा B वाला का, तो एक इधर जाएगा थीटा का अपोजिट वाला, तो थीटा के अपोजिट वाले कंपोनेंट को फिर इसमें भी आप क्या करोगे, साइन थीटा लगाओगे। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो आप यहाँ पर भी EB कॉस थीटा लगा दोगे। कुछ ऐसा ही ये टूटने वाला है। तो बेसिकली अब आपका जो पूरा डायग्राम है वो बन के तैयार हो गया। अब इस डायग्राम में अगर आप गौर करेंगे तो चूंकि डिस्टेंस जो है ना, माने प्लस Q चार्ज से P तक का और माइनस Q चार्ज से P तक का, दोनों का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब इसके वजह से और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो एक्चुअली सेम आएगा। बात समझ में आया? यानी कि EA और EB ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली में सेम आएगा। लेकिन चूंकि हमारा EB और EA जो है एक रास्ता पर तो था नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया। अगर आप गौर करेंगे तो इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, यानी EA साइन थीटा और EB साइन थीटा ये भी बराबर होगा। अगर हम कॉस वाले की बात करें तो कॉस में भी आपका EA कॉस थीटा बराबर EB कॉस थीटा ये भी बराबर होगा। लेकिन वह क्या, ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों जुट जाएगा। और ये दोनों जो है ना, ये EA साइन थीटा और EB साइन थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है एक नीचे है। मतलब ये दोनों बराबर तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो नेट वैल्यू जो देगा वो केवल यही दोनों मिल करके देगा। तो इन दोनों को जोड़ दो और दोनों का वैल्यू वैसे भी बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा उसको आप निकाल दो, वही आपका फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पहले ये डायग्राम आना चाहिए।
और ये डायग्राम के थ्रू बस इन दोनों को केवल जोड़ दीजिए, ये आपका नेट वैल्यू दे देगा। यही काम आपका केवल करना है, ठीक ना। तो पहले आपको देखो नेट वैल्यू निकालने के लिए ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा दोनों को जोड़ना है। तो पहले ई ए और ई बी ये आना चाहिए आपको निकालना। अगर ये आ जाएगा तभी ना दोनों को जोड़ोगे, अदरवाइज किसको जोड़ोगे, जोड़ तो पाओगे नहीं। तो अब जो डायग्राम में आपको दिखा वही बात हम यहाँ लिखे हैं। माना कि लेट अस सपोज ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है। एक बिंदु है पॉइंट P जो O बिंदु से R दूरी पर अलग रखा हुआ है, R दूरी पर अलग रखा हुआ है। तो हमें अब बात करना है इसके विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलिए तो आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र के कैलकुलेशन वाले भाग में, और क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना है उस मुद्दा पर अब बात करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक ना। पॉइंट चार्ज की वजह से आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र निकाला है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, चलो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 चार्ज और बट्टा में दूरी का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला हमने बताया है। बिंदु आवेश की वजह से आपका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक बार प्लस Q और एक बार माइनस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, और बाद में चूंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इन दोनों को जोड़ करके जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ से थीटा को हटना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू आपको इसी डायग्राम से निकाल के यहाँ पे पुट करना है। तो पहली बात तो आपको ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव Q चार्ज, ठीक है। पहले आप यही बिंदु आवेश वाला जो है फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक ना। तो अब इसके लिए फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस Q चार्ज जो है वो ए वाले पोजीशन पर है, तो नीचे आपको ए लगाना है। 1/4πε0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा चार्ज की जगह पे क्या रखोगे, माइनस Q का चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, Q डाल दो, और डिस्टेंस डालना है। तो डिस्टेंस माने ए से लेकर के P तक का दूरी, और आपको हम बता रखे हैं ये दोनों दूरी इक्वल है। तो इसके जगह पे आप ये उठा के रखोगे, इस पर जो है रूट है और फॉर्मूला में स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर को डायरेक्ट खत्म करते हैं और इसका वैल्यू हम लिख देते हैं R² प्लस L²। यहाँ से ये चीजें हटा देते हैं, ठीक ना। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला निगेटिव चार्ज के कारण ये। इसी प्रकार से इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और आप गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको कि दोनों फॉर्मूला सेम आएगा। ऐसे देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। देखिए अब पहले यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, ठीक ना, पॉजिटिव Q चार्ज, पॉजिटिव Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा, विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आएगा, कांस्टेंट तो सेम रहेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि अगर आपको ख्याल हो, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको फिर से, प्लस Q चार्ज जो है ना वो B वाले पोजीशन पर है, तो फॉर्मूला तो यही लगाओगे, सारा चीज यही, और वैल्यू भी तुम्हारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही रहेगा। स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके जगह पे आपको क्या करना है, B लगा देना है। A के जगह पे क्या करना है, B लगा देना है।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये चार्ज का वैल्यू Q हो गया, और नीचे R² प्लस L², ये आएगा। ठीक ना, ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना। ये P जो बिंदु है, इस P बिंदु पर, P बिंदु पर, P बिंदु पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमको निकालना है। बात समझ में आया। और अगर आपको ख्याल हो तो कुल ये निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है कुछ करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, ये वाला चीजें जो है हम बाद में इसको ऐड कर लेंगे। ठीक ना, इसको इधर हटाते हैं पहले। देखो एक बात बताओ आप लोग, हमने आपको ये चीजें दिखाया है यहाँ पर, थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना दो आया था, एक आया था बी वाला इधर के तरफ, और ए की वजह से इधर के तरफ। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई बी और ई ए, हम लोगों ने निकाल लिया वो दोनों वैल्यू, समझे कि नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर ई बी और ई ए नहीं निकालना है। ये दोनों ठीक है कि अलग अलग चार्जों की वजह से आया है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में, विद्युत द्विध्रुव में अलग अलग आवेशों के कारण ये आया है वैल्यू। अब हमें चाहिए इसका नेट वैल्यू। बात समझ रहे हो, माने इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू आपको यहां पर निकालना है ना। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको कंपोनेंट में तोड़ा, एक इधर गया, एक कंपोनेंट इस पर आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर आएगा। तो ये एक्चुअल में दोनों बराबर है और अपोजिट है। तो ये बात इंफॉर्मेशन में आपको शामिल करना पड़ेगा कि ये दोनों कहाँ गया। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, खत्म। तो नेट वैल्यू क्या देगा, ये दोनों नेट वैल्यू देगा। ये बात समझे कि नहीं। तो हमारा जो नेट वैल्यू आएगा इन दोनों को जोड़ के आएगा। माने आप जो यहाँ पर हेडिंग बना रखे हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये दोनों को जोड़ के आएगा। और ई ए और ई बी का मान जो है वो सेम है, हमने आपको बता रखा है, निकाल के रखा है। जो वैल्यू ई बी का है वही वैल्यू एक आया था। आप यहाँ पे रख दो, जोड़ दो, सॉल्व कर दो, जो आएगा सो आंसर। लेकिन कॉस थीटा को आपको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा हम लोगों ने अपने तरफ से माना था। बाद में कॉस थीटा का वैल्यू ट्रायंगल को आधार मान के वहां से निकाल के यहाँ पे रख देना होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पर क्या करना ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख देना। सिंस ई ए साइन थीटा एंड ई बी कॉस थीटा आर इक्वल in magnitude but opposite in direction। ठीक ना, क्या है कि ई ए साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा बराबर है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। हेंस दे कैंसल ईच अदर। इसीलिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, माने इसका वैल्यू जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। चलो जी, यहां पर पहले ये हिंदी में भी आप डाल लो, क्योंकि हम ये बातें आपको जो है हिंदी में भी डाल दे रहे हैं। चूंकि ई ए साइन थीटा एंड ई बी कॉस थीटा दोनों का परिमाण बराबर, परंतु दिशा विपरीत है, अतः दोनों
अतः दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, ये बात आपको वहां पर नोट कर देना है। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये चीजें जो है ना आप इजी वे में वहां पर, चूंकि याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसको जो है वहां पर नोट कर सकते हो ये चीजें, ठीक ना। अपनी भाषा में लिख दो, थोड़ा सा जो है बातें जो है इसमें आप ऐड कर दो, ये ऐड रहना चाहिए, शामिल रहना चाहिए इसमें। अच्छा, हमें तो मतलब इससे है, लेकिन इस बीच में एगो जो ये टर्म आया था ये गया कहाँ, ये बात हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन में शामिल कर देना चाहिए। चलिए आते हैं इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक बात बताओ, हमने पहले ही तुम्हें बोल रखा है ई ए ई बी का मान बराबर है, और कितना है तो दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं ना यहाँ पर लिख ही देते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का वैल्यू उठाओ और इस पर रख दो, ठीक ना। तो अगर रख दोगे तो क्या आएगा, देखो ए का मान यहां से, सॉरी ए का मान पीछे था और यही था, तो हम यहां से उठा के रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। दूसरा का भी लिखोगे सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर और यहाँ पर फिर से कॉस थीटा, और दोनों चूंकि सेम है तो जुट जाएगा, और जुटने का मतलब ये हुआ कि ये 2 गुना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा, यही आएगा। माने दूगों को जोड़ोगे x प्लस एक्स बराबर 2x होता है ना, वैसा ही डायरेक्ट जोड़ दिए, लेकिन हमको ये कॉस थीटा जो है नहीं चाहिए, समीकरण में नहीं चाहिए, ये हम लोगों ने माना था, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करोगे, देखिए यहाँ पर हटाने के लिए हमारे पास रास्ता है, क्या रास्ता है देखिए। एक बात बताओ, हमारा कोई भी ले लो ए पी ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ले लो ओ पी बी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको कॉस थीटा हटाना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस, बेस का वैल्यू दे रखा है एल, और उसके बाद होता है बट्टा हाइपोटेनस माने कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, ये होता है कॉस थीटा। आधार का वैल्यू है एल और कर्ण का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि वो हट गया, कॉस थीटा जो है यहां से साइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू एल बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर लिख दोगे तो इजी वे में ये हट जाएगा। हम थोड़ा सा इक्वेशन को यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू था 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर था चार्ज और बट्टा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब आया कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू एल बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल बेसिकली था दोनों चार्जों के बीच के दूरी का आधा भाग, और आर जो था वो मिडिल पॉइंट से कितना दूरी पर हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है, उस पोजीशन का दूरी। अब एक बात बताओ, इन दोनों को अगर एक साथ लिखोगे आप तो देखो क्या देगा, ये देखिए 2, पहले तो इसको ऐसे कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसे है वैसा ही रहने दे, ये वाला टर्म को थोड़ा अरेंज करो बढ़िया से। इसको कैसे अरेंज करना है तो देखिए, इसको अरेंज करने का तरीका आपको हम बता रहे हैं। इसको करना क्या है आपको, Q इंटू 2L ऐसे अरेंज कर दो, ताकि ये जो है फार्मूला में तब्दील हो जाएगा। 2 जो है इसके साथ रख देते हैं 2L, Q तो है ही। अच्छा, इन दोनों को अगर देखोगे तो ये दोनों R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और इसका पावर बना लेगा 3/2, क्योंकि है क्या ना कि देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1, कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब ये हुआ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ। अब बेस सेम है तो पावर जोड़ दोगे, पावर जोड़ोगे तो 1 + 1/2 क्या आएगा, 3/2, यही ना आएगा। तो हम वही काम यहाँ पर किए हैं, इसका पावर को डायरेक्ट लिख दिए हैं 3/2। समझ में आया बात को। अच्छा, अब ये काम करने के
जो फायदे हैं वो ये है कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन गया? तो चूंकि हम लोग को पता है पहले से P बराबर Q इंटू 2L होता है, उठाओ और रख दो। तो यहां से नेट विद्युत क्षेत्र बराबर बन जाएगा 1/4πε0, ये बनेगा P, नीचे R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसका पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। लेकिन काम अभी भी अधूरा है। क्या अधूरा है? तो चूंकि आपको पहले ही बता रखे हैं कि हमारा R जो होता है वो L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, इसीलिए L स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। L स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, टेंडिंग टू 0 हो गया, तो इसको जोड़ के कोई फायदा थोड़ी ना है। तो L स्क्वायर को टेंडिंग टू 0 अगर कर दोगे ना, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ऐसा बनेगा 1/4πε0। ये तुम्हारा P जैसे है वैसा ही रहेगा, और इसके जगह पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, जिसमें इसको आप 0 कर दो, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत छोटा होगा। छोटा वैल्यू को जोड़ दो या घटा दो, कोई फर्क ज्यादा डालेगा नहीं। अरे जैसे कहते हैं ना, समुन्द्र के पानी है उसमें 1 गिलास पानी डाल दो, ऐसा थोड़ी है कि तूफान आ जाएगा, उसका लेवल बहुत भाग जाएगा। या 1 गिलास पानी निकाल दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, L अगर रहता तब तो हम विचार करते इसको रखने का, लेकिन L स्क्वायर है तो किसी का पावर, जैसे मान लो वैल्यू जो है 10 के पावर -15 है, एक स्क्वायर करोगे तो ये 10 के पावर -30 हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए आप इसको जो है साइड कर दीजिए। साइड हो गया वो। अच्छा, साइड जैसे ही हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0, ये तो P है, ये है, यहां से ही बन जाएगा R का स्क्वायर और इसका पावर 3/2। तो ये 2 और 2 जाएंगे, आपस में निपटेंगे, ये दोनों का खेल खत्म। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 P और डिवाइड बाय R का पावर 3, ये फॉर्मूला आया। और ये जो फॉर्मूला आया इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आया है, और इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक ना? ये बात आप समझ रहे हो? ये निरक्षीय स्थिति के लिए आया है। ठीक, निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूफ किया है, और अक्षीय के लिए अगर थोड़ा सा कंपेयर करो पता चल जाएगा। अक्षीय के लिए जब लाए थे तो इसके आगे 2 लगा हुआ था, और निरक्षीय के लिए ये 2 हो गया गायब। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत आप इस फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, एग्जाम में प्रूफ करते हैं, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा बात आप बढ़िया से समझ चुके होंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट करो, उसमें लिखो। अगले क्लास में उसको जो है ना, जब भी आप कमेंट पहले कर देते हो ना, तो अगले क्लास में उसको मेंशन कर देते हैं। लेकिन जब आप कमेंट नहीं करोगे तो उसको क्या होगा कि कब मैंने मेंशन कर पाएंगे नहीं, हमें लगेगा आप सारा चीज़ समझ चुके हो, ठीक ना? इसीलिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो तत्काल कमेंट कर देना, ताकि उसका जो है अगले क्लास होते मैंने रिकॉर्ड करे उससे पहले आपको आपका जो कमेंट देख लें और वो चीज़ें हम ऐड कर दें। चलिए जी, आ जाइए। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम का चीज़ है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने नोट्स में शामिल करवा लो, ठीक ना? चलो, पहला पेज ये था, दूसरा क्या था? दूसरा ये था, दूसरा का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा प्रक्रिया आपको लास्ट में रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा, तो आप इसको भी नोट कर लो। चलो जी, अब अगला जो आखिरी जो था स्क्रीनशॉट इसी का, जहाँ पर हम लोगों ने निकाल के फाइनलाइज किया इसको, ये था। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो और फिनिश करो। चलो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का खेल हो गया खत्म। हम लोगों ने अभी तक 2 पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र निकाला, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण एक अक्षीय स्थिति पर निकाले और अभी निरक्षीय स्थिति पर निकाले।
तो 2 पोजीशन पर तो हो गया फाइनल। अब एक फॉर्मूला हमें निकालना है एनी पोजीशन के लिए, लेकिन वो जो फॉर्मूला निकालोगे ना, आप ध्यान रखना, वो फॉर्मूला सब जगह के लिए वैलिड होता है, चाहे आप अक्षीय के लिए निकालो चाहे आप निरक्षीय के लिए निकालो। सामान्य तौर पर उस फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लोग करते हैं। जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो वो फॉर्मूला ज़्यादा कारगर होता है। ये तो पार्टिकुलर केस में काम करेगा, एक विशेष स्थिति पर ये काम करेगा कि जब इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेगा तभी ये काम होगा, लेकिन अगर 30 डिग्री 35 डिग्री एंगल पर बोल दे तब तो ये काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको वही फॉर्मूला काम आएगा जो अभी हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक ना। तो वो चीज़ें जो है माने आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कारगर होता है। ये भी आता है, लेकिन ये जो है ना साथ में आपसे प्रूफ करने के लिए भी पूछता है, इसीलिए हमने इसको अलग से प्रूफ करके आपके सामने रख दिया। चलो जी, ये दोनों फार्मूला को तो पहले आप अच्छे से तैयार कर लेना, माने प्रूफ करने एकदम आना चाहिए। बात समझिए कि नहीं, क्योंकि अगर आप इस चीज को अभी नहीं करोगे तो बाद में जाकर के ये आपके लिए सिर दर्द बन जाएगा, है ना। चलो जी आगे पहुंच जाओ। देखो एनी पोजीशन के लिए अभी हम बात करने वाले हैं कि एनी पोजीशन पर हम जो है विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र फिर से निकालेंगे तो किसके वजह से निकालेंगे, तो फिर से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम लोग किसके वजह से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे। आ जाइए देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो पहली बात तो यह है कि आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज आपको लेना है और आपको बना देना है एक विद्युत द्विध्रुव। चलो यहां से एक चार्ज लिए हम यहां से उठाए, ठीक ना, और एक पॉजिटिव चार्ज यहां से हमने उठाया, यहां से पॉजिटिव चार्ज हम उठाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज, वो हो गया माइनस क्यू चार्ज। आप इसका नाम भी दे दो, ए और बी करके इसका नाम हम डाल देते हैं, ठीक ना। ए बी फिर से एक विद्युत द्विध्रुव है, और जो भी कैलकुलेशन होता है वो मिडिल से होता है। तो दूगो पॉइंट छोड़ दो, एक्जियल पर छोड़ दो और मिडिल वाला पर छोड़ दो, इसको छोड़ के ये वाला पोजीशन कोई भी आप उठा लो। जैसे मान लो हमने ये पोजीशन लिया, ये पोजीशन पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देना है। चलिए जी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू निकालेंगे ना, आप गौर करना, तो फिर से निकालेंगे दोनों चार्जों की वजह से, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों की वजह से हम निकालेंगे। देखो इस पोजीशन का नाम फिर से आप P डाल दो, इसका नाम आप फिर से O डाल दो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को आप L जैसे मानते थे वैसे L आप मान लो, ठीक है बात। अच्छा एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग अभी जो निकालने वाले हैं उसमें हमें ये ध्यान में रखना है, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, है ना, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उस इलेक्ट्रिक एल नहीं मानना, इसको 12 माने थे हम लोग, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको एल एल करके अलग अलग करके तोड़ लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था उसका आघूर्ण का डायरेक्शन किधर था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कुछ ऐसा था, इस तरह से ऐसा था, हम लोगों ने ये डायरेक्शन देखा था। एक बात ध्यान रखना, यहां पर तुमको थीटा दिया रहेगा, कितना थीटा पर कहेगा वो दिया रहेगा। तो विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो माइनस से प्लस, यानी कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये बात हम लोगों ने देख रखा है, ये डिस्टेंस भी आपको दिया रहेगा, आर दूरी जो है वो दिया रहेगा। एक बात बताओ, हमने तो पहले ही ये चीजें जो है कैलकुलेट कर रखा है कि पूरा दूरी जो है ना वो 2L है, एल एल हम बांट लेंगे आधा आधा। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, ये जो P है ये बेसिकली डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब अगर आप गौर करोगे तो ये एंगल अगर कुछ है, इसको वेक्टर के अनुसार से ऐसे तोड़ा जा सकता है, एक इसी लाइन के ऊपर एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट एक्जियल पोजीशन पर हो गया, एक्जियल पोजीशन पर हो गया। गौर करो, अगर ये जो डाइपोल मोमेंट है जिस एक्सिस पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है उस एक्सिस पर ही इसका डाइपोल मोमेंट चला जाए तो इसको बोलेंगे एक्जियल। इसके ऊपर जो ये जो लाइन है जिसके ऊपर हमें निकालना है, इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर आ जाए, तो जब परपेंडिकुलर आ जाता है तो इस डाइपोल मोमेंट को बोलेंगे इक्वाटोरियल। एक बात बताओ, इक्वाटोरियल
और एक था एक्जियल। ये दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का तो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। तो हम करते क्या है कि इसी को दो भाग में तोड़ देते हैं। तो एक भाग जो इधर जाएगा बोले तो एक्जियल पर जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो एक्जियल पर जाएगा ये कहलाएगा पी कॉस थीटा, और जो भाग इक्वेटोरियल पर आएगा ये कहलाएगा पी साइन थीटा। अगर वेक्टर का नियम आपने पढ़ा है तो उस हिसाब से थीटा के साथ वाले कंपोनेंट में कॉस लगाते हैं, और थीटा के इधर जो उसके विपरीत में आ जाता है बाकी उसमें साइन लगाते हैं। ये वेक्टर का नियम है, उसके अनुसार से हम लोग ये ऐसा तोड़ते हैं कंपोनेंट। तो एक बात बताओ, एक्जियल पर जाएगा तो तुम्हारा इसका जो कंपोनेंट कहलाएगा पी कॉस थीटा कहलाएगा, ऐसा कहलाएगा। इधर ना, यहाँ पे ये कंपोनेंट जो आएगा इसको आप पी साइन थीटा बोलोगे, सही है। तो हम क्या करते हैं ना, एक बार इस पोजीशन पर एक्जियल कंपोनेंट, देखो अल्टीमेटली जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो निकालना तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ही ना है, इसी से निकालना है। तो एक बार क्या करते हैं कि एक्जियल जो कंपोनेंट आया है उसकी वजह से क्षेत्र निकाल लेते हैं, और एक बार इक्वेटोरियल जो कंपोनेंट आया है इसकी वजह से निकाल लेते हैं। और चूंकि ऐसा काम हम कर सकते हैं इसीलिए क्योंकि आपको इक्वेटोरियल और एक्जियल दोनों पोजीशन के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मिल चुका है, बात समझे कि नहीं। तो वो फॉर्मूला को लगाओ और केवल करना क्या है, पी के जगह पे जो आपका पी आएगा डाइपोल मोमेंट आएगा, एक्जियल के लिए पी का वैल्यू ये डाल देना और इक्वेटोरियल के लिए पी का वैल्यू ये डाल देना, बस इतना ही काम करना है। बाकी सारा चीज वैसा ही रहेगा जैसा आपने फॉर्मूला में इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे आसान है, यानी कि आपको फिर से माना कि जो लिखना है वो यही बात लिखना है जो आपको इधर दिख गया। अब करना क्या है, यहां पर देखो, करना यह है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्जियल कंपोनेंट, ठीक ना। एक्जियल कंपोनेंट जो है यानी अक्षीय घटक जो इसका आया है, ठीक ना, अक्षीय घटक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अक्षीय घटक के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो इसका तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जियल की वजह से जो आएगा वो क्या था फॉर्मूला, बताइए। फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आया था 2p, और p जो लेना है वो किसका लेना है, एक्जियल का लेना है। बात समझ में आया, और बट्टा r का पावर 3, ये फॉर्मूला आया था, समझ रहे हो बात को। तो बताइए यहां से अगर हम एक्जियल को थोड़ा सा तोड़ दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p, और एक्जियल का कंपोनेंट है p cos थीटा, तो यहां पर p नहीं बल्कि p cos थीटा लगाएंगे, आ गया। और थीटा आपको दिया रहेगा। अब हमको जो है दूरी भी r दे रखा है तो r का दूरी तो वही रह जाएगा r का पावर 3, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक ना। एक्जियल की वजह से जो आएगा, एक्जियल की वजह से ए लगा देते हैं, इधर होगा। और इक्वेटोरियल की वजह से अगर आपको ख्याल हो, थोड़ा सा देख लो एक बार, नहीं हो तो एक बार हम दिखाई देते हैं तुमको, इधर गया वो डायग्राम, देखो इक्वेटोरियल की वजह से देखो तो ये परपेंडिकुलर है, इस डिस्टेंस पर ये परपेंडिकुलर है, लेकिन आपका ये जो डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस यानी इधर से इधर होगा, तो आपका जब मोमेंट जो होता है, मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी अपोजिट में होता है। तो एक बात बताओ, यहां पर अगर गौर करो ना तो तुमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, देखो हमारा डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, ऐसा। तो ये आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, ई क्यू लगा दिए। इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक्जियल की वजह से इसी लाइन पर आएगा, लेकिन हमको चाहिए नेट, तो नेट तो इधर जाएगा, नेट तो उधर जाएगा, और वही नेट हमें चाहिए। तो पहले क्या करना ना, एक्जियल की वजह से जो वैल्यू आया है वो निकाल लो, फिर इक्वेटोरियल की वजह से जो आएगा वैल्यू वो भी निकाल लो। और क्योंकि ये दोनों अगर देखो तो ये आपस में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो वेक्टर का नियम लगा के नेट वैल्यू 20 से नहीं निकल जाएगा,
नेट वैल्यू निकाल देंगे। वही जो फॉर्मूला तू लोग पढ़ा होगा, दो सदिशों को जोड़ने का नियम, वही फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा। लेकिन पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालो। तो अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल कंपोनेंट, ठीक ना। इक्वेटोरियल माने निरक्षीय, निरक्षीय घटक के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसकी वजह से निकालोगे इक्वेटोरियल की वजह से, इक्वाटोरियल की वजह से। तो अभी अभी जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा है 1/4πε0, और फार्मूला क्या था, पी। लेकिन पी लेना है किसका, इक्वाटोरियल का, इक्वाटोरियल का, और बट्टा आर का पावर 3। तो इसका वैल्यू इक्वेटोरियल का लोगे तो इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट पी साइन थीटा है, एक्सियल वाला कंपोनेंट पी कॉस थीटा था। तो अब यहां पर वैल्यू को आप बैठा दो, देखो वैल्यू को बैठा दो, तो इक्वेटोरियल के लिए जो वैल्यू आएगा, इक्वाटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0, और ई तो खैर पी साइन थीटा आया था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पी साइन थीटा और बट्टा आर का पावर 3। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो दो चीज आपको लाना था, दोनों आ गया। एक आपको एक्सियल के लिए जो लाना था वो आ गया, इक्वेटोरियल के लिए जो लाना था वो आ गया। हमको यहाँ पर लाना है नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू जब निकालोगे तो इसको वेक्टर के नियम के अनुसार से जोड़ दो। वेक्टर का नियम सबको आना चाहिए, बहुत काम का चीज है वो, ठीक ना। तो हमको अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, पी बिंदु पर, यानी एनी पोजीशन पर हमको करना है नेट वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। इसको सिंबॉलिकली हम लिख लिए हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, सॉरी पहले आप ले लो यहां पर एक्सियल का स्क्वायर। अरे वो रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपका, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये 11th वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो लगाना है। तो हमारे पास जो वेक्टर है दूगो है, देखो एक वेक्टर ए वाला इधर है, बी इक्वेटोरियल वाला इधर है, तो हम यही तो लगाना है हमें। तो चलो लगाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा दो। देखो तो इसको अगर लगाओगे आप तो एक्सियल के लिए ये स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल जो होगा इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सियल इंटू इक्वेटोरियल इंटू कॉस थीटा, यही ना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखोगे। देखो ध्यान से अगर गौर करना तो ये थीटा जो होता है ना वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, माने एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल आपको यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना। ये वाला एंगल नहीं है, ये दोनों के बीच का एंगल है, ठीक ना, वो फार्मूला में। तो बेसिकली यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो 90 डिग्री, ठीक ना। अच्छा 90 रखने के बाद ये वाला टोटल हो जाएगा 0, पूरा कहानी खत्म। तो केवल इसी का ना वैल्यू आपको उठा के रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वैल्यू उठा करके रख देना है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पोजीशन के लिए आएगा वो आपका क्या आएगा, देखो तो जरा, ए की वजह से जो आया था या ऐसा ही फॉर्मूला था, खाली 2 आगे लगा हुआ था, ठीक ना। थोड़ा सा आप ये बात को ध्यान में रखना, यहाँ पर था 2p और इसमें था कॉस थीटा, ठीक ना, और बट्टा में आपका आर का पावर 3। देखो ये टोटल का स्क्वायर है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपका वैल्यू दे देगा, लेकिन ये तो हमको स्क्वायर में बोला है सॉल्व करना है, ठीक ना। अच्छा जी आगे बढ़ो, इक्वेटोरियल का कितना आया, ये आया है, उठा के रख दो 1/4πε0, ये है पी साइन थीटा बट्टा आर का पावर 3 इसका होल स्क्वायर। चलो
इसमें जो कॉमन होने वाला है उसको तो आप कॉमन कर सकते हो और बाकी जो बच जाएगा आपको वहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो आप गौर करना यहाँ पे 1/4πε0 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा लेकिन स्क्वायर के साथ कॉमन होगा। उधर वाला टर्म को जीरो कर दिए, ध्यान रखना ये कहाँ गया भाई, तो ये जीरो हो गया, ठीक ना। ये चीजें आप एकदम ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। चलो जी इसको समाप्त करो। चलो P कॉमन हो जाएगा, इधर भी P कॉमन हो जाएगा, इसमें 2 और cos थीटा फंस जाएगा, R का Q बाहर हो जाएगा। लेकिन जितने भी टर्म को आप इसमें बाहर करोगे सब स्क्वायर के अपना स्क्वायर लेकर के बाहर होगा। यानी कि बाहर क्या क्या चीज होगा, देखो आप P बाहर हो जाएगा बट्टा 4πε0 बाहर होगा, R का पावर 3 बाहर होगा, लेकिन ये सभी लोग अपने अपने स्क्वायर को साथ में लेके भागेंगे। अब इसमें से पहला वाला टर्म में से उसको निकाल दो, तब बचेगा 2 और इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। इसमें से देखो P बाहर है 1/4πε0 बाहर है, R का पावर 3 बाहर है, बाहर करो, बचेगा साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अंदर करो, ये जो है ना रूट में है और साथ में स्क्वायर है, तो ये रूट को खत्म करते हुए स्क्वायर को खत्म करते हुए बाहर हो जाएगा। तो यहां से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये आएगा P/4πε0 R का पावर 3 बाहर हो गया, अंदर केवल ये बचेगा। और इन दोनों में से किसी एक टर्म में आप जो है वैल्यू को लिख सकते हो, जो भी वैल्यू आपको जो दिख रहा होता है ना, इस वैल्यू को जो है ना आप एक टर्म में आप इसको लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, चलो जी अब देख लो। अच्छा देखो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को रहने देते हैं, साइन को ही बदल देते हैं, तुम्हारा ऐसे जिसका मर्जी वैसे बदल सकते हो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर P/4πε0 और ये हो जाएगा R का पावर 3। अब गौर करो अंदर में रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 को आप वैसे ही छोड़ दो। अब देख यहां पर प्लस लिख दो, क्योंकि 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक घटा दोगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये जो फॉर्मूला आया ये किसी भी पोजीशन के लिए अगर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बोला जाए तो उसका फॉर्मूला आया, और इस फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले तो आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर थोड़ा सा डिटेल में बात अभी करेंगे। डिटेल में क्या माने, एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे और आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे। पहला जो भाग है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से। चलो जी अब दूसरा जो भाग है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो दूसरा भाग है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स प्रॉपर बनाते चलो, ठीक ना। चलो जी एक तो ये आया। अब सुनो बात काम की, देखो हम लोग क्या किए थे ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से, या ऐसे बोल दो सिस्टम ऑफ चार्ज विद्युत द्विध्रुव, ठीक ना, तो उसी का जो स्ट्रेंथ होता है उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। हम विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाले थे अलग अलग पोजीशन पर। थोड़ा सा इसको जो है हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारा पोजीशन है ये बीच में आ जाए, थोड़ा सा हमें लिखने में सुविधा हो। तो इसके मिडिल से ठीक ऊपर चले जाओ या ठीक नीचे चले जाओ, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। ये जो था इक्वाटोरियल पोजीशन, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 T/R का पावर 3, ऐसा ही कुछ आया था इक्वाटोरियल पोजीशन के लिए। अच्छा इसमें अगर आप इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, कोई भी साइड चले जाओ, तो ये जो था इसको बोले थे एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आता है 1/4πε0 ये हो जाएगा 2P और बट्टा R का पावर 3 ये आ जाएगा। और बाकी जो रह गया एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन अगर आप ले लो तो उसके लिए फॉर्मूला आपका आया 1/4πε0
P डिवाइड बाई R का पावर 3 और रूट अंडर 1+3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया एनी पोजीशन के लिए। अब इसको देख के घबराना मत कि ऐसा तो वहां पे आया नहीं था, ऐसा ही आया था। अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट सही से करो तो आपको ये दिख जाएगा। यही फार्मूला जो है ना, आप अगर गौर करो तो यहाँ पर है, देखिए यही फार्मूला है, केवल हम थोड़ा सा अरेंजमेंट इसको कर रखे हैं और कोई विशेष बात है नहीं। देखिए जी, तो ओवरऑल अगर बात करें हम, तो पिछले क्लास का कुछ बात और आज के क्लास का कुछ बात, दोनों को अगर मर्ज कर दो तो मिलाकर के अगर आप देखो तो विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी दो चार्जों की वजह से जो एक सिस्टम बना हुआ है ए बी, इसके अलग अलग पोजीशन पर, जिसमें प्रमुख रूप से दो पोजीशन एक्सियल और इक्वेटोरियल, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर ये जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको हम प्रूफ किए हैं, जो पूरा डिराइव किए हैं, ये आपसे 5 नंबर में पूछता है, प्रूफ करने के लिए आपको कहेगा। इसीलिए जोर देकर के हम बोल रहे हैं, दबाव आपके ऊपर डाल रहे हैं कि इस दोनों को तो किसी भी कीमत पर आप तैयार रखो, हर हाल में तैयार रखो। 5 नंबर में ये आपसे पूछेगा, ठीक ना। तो ई दुगो हो गया फार्मूला जो हमने प्रूफ किया। इन दोनों को हेल्प माने इन दोनों का सहायता लेकर के हमने इस फार्मूला को प्रूफ किया। तो ये फार्मूला माने अक्सर देखिएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही काम आता है ये फार्मूला। ये फार्मूला ज्यादातर जो है बोर्ड जो है 5 नंबर के लिए अलग से माने नहीं पूछता है ज्यादातर, ठीक ना। तो इस चीज को आपको लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर इस फार्मूला से चाहो तो आप ये फार्मूला को वापस भी ला सकते हो। जैसे मान लो अगर हम आपसे ये बोले एनी पोजीशन, तो एनी पोजीशन तो कोई भी पोजीशन हो सकता है, ले लो ये थीटा था तुम्हारा। एनी पोजीशन वाले टर्म को अगर एक्सियल पर लाओगे, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसको अगर इधर लाओगे तो 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, इस पर अगर लाओगे तो कॉस 0 का मान कितना होगा। कॉस 0 का मान जैसे ही यहां पर आप पुट करोगे तो कॉस 0 का मान आपका हो जाएगा 1 और ये 3 + 1 4 का वर्गमूल निकालोगे आगे 2 आ जाएगा, यही फॉर्मूला होगा, ठीक ना। अगर इसी को परपेंडिकुलर कर लोगे तो यहां पर आप कर लो cos 90, तो ये हो जाएगा 0, ये 1 होगा, यानी यही फॉर्मूला केवल आपका रह जाएगा। तो बेसिकली इसी दोनों से मिला करके हमने ये फॉर्मूला निकाला है। लेकिन अब आपका ये जो सॉल्यूशन देगा वो किसी भी पोजीशन के लिए दे देगा। इसका एंगल आप इधर उधर घुमा करके निकालोगे तो इसका वैल्यू जो है आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आया। तो हमारे ख्याल से अगर आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके कहीं भी किसी भी साइड में अगर निकाल दो तो अब आपको जो है ये वैल्यू दे देगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके काम आएगा। अच्छा, आज का जो क्लास है इसको हम यहीं पर आप समाप्त कर दे रहे हैं, ज़्यादा इस पर हम अब आज बात नहीं करेंगे। अब अगले क्लास में आप लोग थोड़ा सा सहयोग करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, ये बात बार बार ना कहना पड़े, है ना। ताकि होगा क्या कि इस प्रक्रिया का जो फायदा है वो लोगों तक पहुँचे, और इसका जितना कुछ भी जो कुछ भी है इसको बाद में जाकर के हम पहले भी बोल रखे हैं कि इसको लाइव करने का प्रयास करेंगे। देखो तमाम चीज़ें हम करेंगे, तमाम बातें आपको करवाएंगे। जब आपको हमने कहा है कि यूट्यूब पर पूरा का पूरा क्लास आपको देंगे, हम कुछ भी कट नहीं करेंगे और बढ़िया से बताएंगे, ये नहीं कि शॉर्टकट मार के निकल जाएंगे, ठीक है ना। सारा चीज़ डिटेल में बात करेंगे, इनफैक्ट कि आपका क्वेश्चन बैंक तक हम करवा देंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगा, उस सीरीज को भी आपके लिए हम लाएंगे। तो वो चीज़ें जो है थोड़ा सा हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेगा ताकि लाइव हम कर पाए उस चीज़ को, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव थोड़ा लाइव अगर रहते हैं सारे लोग तो मज़ा आता है उसको सीखने में। वैसे तो हर चीज़ जो है लाइव हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव विशेष तौर पे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से इस चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे और थोड़ा सा आप सहयोग भी करते रहेंगे, तो इसी तरह से जो है हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। चलो जी, अब बाकी का बातें अगले क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो क्लास है इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग अगला जो क्लास होगा उस क्लास में।